तो अमेरिका, इजरायल और ईरान में भयंकर जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। खबर यह भी है कि अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट का एक प्लान भेजा है। इस 15 पॉइंट में 1 महीने के सीज फायर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात कही गई है, लेकिन ईरान ने इसका जवाब अब तक नहीं दिया है। दावा यह किया गया है कि प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी अब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता अरुणिमा। तो अरुणिमा, आपसे यही जो सबसे बड़ी खबर है इसमें अपडेट लेना चाहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता को लेकर बड़ा अपडेट क्या है आपके पास? लगभग 1 महीने से चल रही ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में, युद्ध में ऐसा लग रहा है फाइनली ऐसी स्थिति बन रही है जिससे शांति या पीस को एक चांस मिले। पाकिस्तान से आ रहे खबरों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि एक 15 पॉइंट पीस प्लान इस वक्त टेबल पर है। इस 15 पॉइंट पीस प्लान में यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि सबसे पहले तो ईरान को अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस छोड़ने पड़ेंगे। जो भी न्यूक्लियर वेपन उसने एक्वायर किया है या उसका रॉ मटेरियल एक्वायर किया है वो सब उसे गिव अप करना होगा। साथ ही जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है IAEA, उनको इंस्पेक्शन भी करने की अनुमति देनी पड़ेगी। ईरान आगे कभी भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेगा, ये भी एश्योरेंस उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना होगा। दूसरी बात ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को खोलना पड़ेगा और इस वक्त जो भी शिप्स वहाँ फंसे हुए हैं उनको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मिलिट्री थ्रेट के वहाँ से निकलने देना पड़ेगा। ये भी सूत्र बता रहे हैं। चैनल 12 जो इजराइल का न्यूज़ चैनल है वो भी इस बात से जुड़ी हुई खबरें चला रहा है कि इस वक्त ईरान को ये अश्योरेंस देना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को उसी लेवल पे रखेगा जिससे उसकी अपनी आत्म सुरक्षा हो पाए। गल्फ की किसी भी कंट्री को थ्रेटन करने वाली पोजीशन में ईरान अपने एयरफोर्स, नेवी या आर्मी को नहीं रख सकता। उसको अपनी आर्मी को टोन डाउन करना पड़ेगा। ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ईरान लगातार ये कहता रहा है कि जो ये लड़ाई शुरू हुई है, युद्ध शुरू हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल की बनती है और उन्हें ईरान को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। इस कॉम्पनसेशन का एक रूप जो बताया जा रहा है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को लेवी या टोल जिसे कहते हैं वो लगाने की अनुमति मिले, ताकि जो भी शिप वहाँ से गुजरे, अभी भी आप देखें तो केसम आइलैंड जो है, जो जजीरा है, वहाँ से शिप्स को मोड़ के निकाल रहा है ईरान। वहाँ रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। ईरान चाहता है कि ये सिस्टम आगे चले ताकि जो भी शिप्स गुजरे वहाँ उनसे एक लेवी लिया जाए और उससे ईरान के नुकसान का भरपाई हो सके। 1 महीने तक सीज फायर या युद्ध विराम की बातचीत हो रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। अगर 1 महीने तक ये युद्ध रुक गया और दोनों पक्षों के बीच में इस 15 पॉइंट प्रोग्राम पे कोई एग्रीमेंट हुआ तो दुनिया भर में एक राहत की सांस जरूर ली जाएगी। जी शुक्रिया अरुणिमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच अब शांति की बातें हो रही हैं। सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि अब वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में है। ईरान के पास ना तो सेना बची है, ना ही नेवी और ना ही उनके पास मिसाइल से सुरक्षा के लिए कोई डिफेंस सिस्टम है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही कोई बड़ी डील भी हो सकती है। With no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons. They're not going to have, and they're not going to have enrichment, any of those things. But look, I hate to say that we're in a very good bargaining position, and I hate to say that they're defenseless because, you know, until that last missile is fired, they have little power. But we are in about the best bargaining position. We're way ahead of schedule. And again, they have no Navy and they have no Air Force and they have no missile protection, and most of their missiles are gone. Most of their launches we've killed. तो सीज फायर पर अमेरिका ने 15 पॉइंट वाला प्लान ईरान को भिजवाया है, लेकिन वो अमेरिकी फौज की तैनाती भी ईरान की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सुलह के लिए ईरान तैयार होगा? आज हम आवाज अड्डा में इसी पर खास चर्चा करेंगे। यूएस का प्लान मानेगा ईरान? जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर।
अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद और कच्चे तेल में नरमी से बाजार में दूसरे दिन भी जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1205 पॉइंट चढ़ा। वहीं निफ्टी की बात करें तो 394 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। पूरा अपडेट अब बता रही है कंचन नौटियाल। तो आज भी अच्छे ग्लोबल क्यूज के चलते हमें डोमेस्टिक मार्केट में शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्सेस देखेंगे तो अच्छा खासा इजाफा, अच्छे खासे गेन्स आज हमें देखने को मिले हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंकिंग शेयर्स में। और बाकी के जो इंडाइसेस हैं वहां पे भी अच्छी खासी जो तेजी है वो बनती हुई नजर आई है। आइए एक बार पूरा का पूरा सेक्टोरल मैप आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखते हैं कि कहाँ पे अच्छे खासे गेन्स जो है। देखिए पीएसयू बैंक, कल भी हमने देखा था कि प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी जो रैली है वो देखने को मिली और आज भी वो जो रैली है वो सस्टेन होती हुई यहां पे दिखाई दी है। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो में भी अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। ऑयल एंड गैस दो आज फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, लेकिन रियलिटी सेक्टर देखिए यहां पे रिपोर्ट आई थी जेफरीज की, जहां पे आगे का जो आउटलुक दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है और जो सेल्स नंबर है फरवरी के वो हो सकता है कि और भी हमें अच्छे दिखाई दे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और ग्रासिम इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा रुझान जो है देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में अगर बात करें तो टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, टीसीएस और बीएल में हमें मार्जिनल जो है वो लॉसेस देखने को मिले हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए कुछ पॉकेट ऐसी है जहां पे अच्छी खासी तेजी, जैसे कि मैंने पहले मेंशन भी किया था कि रियलिटी पैक में आज एक अच्छा खासा जो तेजी का मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद ओबराय रियलिटी, ब्रिगेड, फिनिक्स मिल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस में शानदार तेजी करीब करीब 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। यही नहीं बल्कि अगर हम कैपिटल मार्केट की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं शानदार देखने को मिले हैं। कैपिटल मार्केट में देखिए पूरा का पूरा मार्केट ही तेज था, तो यही जो इनहेरिट है वो हमें यहाँ पे भी होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जीरोधा की अगर हम बात करें, दो इट्स अ प्राइवेट इक्विटी, लेकिन वहाँ पे जो चार्जेस हैं उसको बढ़ाने की बात हुई है, चार्जेस को बढ़ा दिया गया है, तो वही हमें एक जो रिफ्लेक्शन है इन शेयर्स में भी आता हुआ दिखाई दिया है। एंजल वन, आदित्य बिरला, एएमसी, नोवामा अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुए हैं। तो ओवरऑल जो वीकेंड के बीच में के बीच में हमें एक छुट्टी मिली है, उससे पहले बाजार ने मूड माहौल अच्छा कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें मार्जिन ट्रेडिंग में 50% कैश मार्जिन नहीं रखने वालों को झटका लगा है। ऐसे ट्रेडर्स को अब जेरोधा पर डबल ब्रोकरेज देना होगा। पूरी खबर बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। दरअसल देखिए सेबी के नियम ये कहते हैं कि अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो 100% अपफ्रंट मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए जो मार्जिन की सोर्सिंग है वो एमटीएफ के माध्यम से करते हैं। अब एमटीएफ से मेरा मतलब ये है कि अपने स्टॉक्स को आप कोलैटरल रखते हैं और आपका ब्रोकर आपको एडिशनल मार्जिन दे देता है। तो ऐसे केस में एटलीस्ट जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसका 50% आपको कैश या कैश इक्विवेलेंस या अपने ब्रोकर यानी अपने अकाउंट में रखना होगा। अब दरअसल क्या होता है कि कई बार एफएनओ ट्रेडिंग में आमतौर पर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनका अकाउंट का बैलेंस डेबिट में चला जाता है, नेगेटिव बैलेंस देखने को मिलता है, तो पोजीशन यहाँ पर विपरीत चली जाती है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि अकाउंट डेबिट में चला जाता है। अब तक क्या हो रहा था कि ज़्यादातर जो ब्रोकरेजेस हैं वो अपनी वर्किंग कैपिटल से इसको सोर्स कर देते थे, क्योंकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ब्रोकर्स को फिर पेनल्टी लगाता है, ब्रोकर फिर आगे क्लाइंट को पास ऑन करते हैं। लेकिन इंटरिम रिलीफ के लिए आप देखें तो ब्रोकर यहाँ पर इस जो गैप है इसे फंड कर देते हैं, ब्रिज कर देते हैं। अब दिक्कत की बात है कि एमटीएफ की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो चुकी है। एमटीएफ लगातार हम देख रहे हैं कि एज अ प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग एमटीएफ पर मार्जिन लेके एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं और ऐसे में ब्रोकर्स को ये जो एडिशनल मार्जिन है वो सोर्स करना पड़ता है। अब क्योंकि पैसे सभी जानते हैं फ्री में तो आते नहीं है, तो इसकी एक एडिशनल कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है। अब जीरोधा ने एक इनोवेटिव वे निकाला है कि ऐसे जो अकाउंट्स हैं यहाँ पर जो ब्रोकरेज लगेगी वो 20 रुपये नहीं 40 रुपये यानी डबल ब्रोकरेज देखने को मिलेगी। अब दरअसल उनका तर्क ये है कि वो चाहते थे तो एज अ परसेंटेज भी कंपोनेंट यहाँ पर पेनल्टी लगा सकते थे क्लाइंट को या फिर एडिशनल चार्ज ले सकते थे, लेकिन इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है। जो ट्रेडर्स हैं इनको सहूलियत हो जाती है, उन्हें पता होता है कि 20 नहीं 40 रुपये ही लगने हैं और ट्रेडर की साइड पर पेन और कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी के चलते ये फैसला लिया है। हालांकि अगर आप देखें तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका अकाउंट डेबिट में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। वेस्ट एशिया में वॉर के चलते हीलियम गैस की सप्लाई में कमी आई है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऑप्टिकल फाइबर और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इसकी कमी से परेशान हैं। क्या होगा इसका असर, बता रहे हैं असीम मनचंदा।
दुनिया में चुनिंदा देश ही हीलियम का उत्पादन करते हैं और वेस्ट एशिया की वार के बाद हीलियम के उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को मिली है। कतर करीबन 35% वर्ल्ड की सप्लाई का उत्पादन करता है, लेकिन 2 मार्च को ईरान ने उसकी रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद से उसके प्रोडक्शन में काफ़ी कमी देखने को मिली। कतर ने अपना फोर्स मजारे भी इन्वोक कर लिया था और कहा था कि अगले 5 साल तक उसकी हीलियम के जो उत्पादन है उसमें करीबन 14% के आसपास की कमी आएगी। तो इसको देखते हुए हीलियम की सप्लाई काफ़ी कम हो गई है और इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं स्पॉट मार्केट की बात करूं तो अब तक दाम 50% तक बढ़ चुके हैं और भारत में भी हीलियम का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज करती हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हीलियम का इस्तेमाल वेफर्स को ठंडा करने के लिए करती है, ऑप्टिक फाइबर को भी ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो MRI मशीन्स है उसके अंदर भी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी कमी के चलते यहाँ पर इनके प्रोडक्शन के ऊपर भी असर पड़ना जो है वो शुरू हो गया। तो अगर आगे वेस्ट एशिया की वार जारी रहती है और सप्लाई में कमी आती है तो कंपनियों के उत्पादन पर और भी असर पड़ सकता है। तो अमेरिका ईरान युद्ध से वेस्ट एशिया में गहराए संकट और सप्लाई के हालात पर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। इसी मुद्दे पर आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर युद्ध और उससे उपजे हालात पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग की जगह सरकार को संसद में बहस करानी चाहिए और संसद के दोनों सदनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद ये ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। ऐसे में बेहतर होता कि संसद में ही इस मुद्दे पर बहस होती। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की समय सीमा 1 घंटा करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, अभी ये टाइम लिमिट 3 घंटे की है। तो सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। सरकार के नोटिस भेजने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 से 36 घंटे के बीच में हटाना होता था, लेकिन सरकार ने नियम में बदलाव किया और कंपनियों को फरवरी में निर्देश दिए कि आप उस कंटेंट को 2 से 3 घंटों के अंदर हटाएंगे। लेकिन अब सरकार एक बदलाव और करने जा रही है। सरकार कंपनियों को निर्देश दे सकती है कि आप आदेश मिलने के 1 घंटे के बाद ही उस कंटेंट को हटा दीजिए। खासतौर पर कि सरकार की ये दलील है कि भारत में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी कंटेंट बहुत जल्दी ही वायरल हो जाता है। तो अगर किसी भी कंटेंट से किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसको कंपनियों को उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना होगा और 1 घंटे के अंदर ही उसको हटाना होगा। सरकार जल्दी सभी कंपनियों के साथ कंसल्ट करेगी और उसके बाद सरकार इस टाइमलाइन को घटा करके 1 घंटा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को गुजरात के साणंद में केन्स टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। करीब 3300 करोड़ रुपए के निवेश से बने इस प्लांट को भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने साणंद में केन्स के प्लांट पर जाकर जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। मैं अभी साणंद में हूं और मेरे पीछे जो केन्स टेक्नोलॉजी का प्लांट है उसका उद्घाटन 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कंपनी ने इसके ऊपर 3300 करोड़ का निवेश किया है। 40 एकड़ जमीन में ये पूरा प्लांट फैला है। काफी सारी जमीन अभी खाली है, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ सकता है कंपनी के द्वारा। पूरा इकोसिस्टम यहाँ तैयार है और कई सारी कंपनी जो सेमीकंडक्टर के साथ जुड़ी है उनके बारे में जानते हैं। साणंद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अजित भाई, किस तरह की तैयारी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो? प्रधानमंत्री 1 ही महीने में दूसरी टाइम यहाँ आ रहे हैं और वो सेमीकंडक्टर का प्लांट का ओपन करने के लिए, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। यहाँ की साणंद की तमाम इंडस्ट्रीज माननीय वड़ा प्रधान का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो कितनी कंपनी ने कितना निवेश किया होगा, खासकर सेमीकंडक्टर की बात करें तो? सेमीकंडक्टर में अभी तक 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 3 कंपनियों द्वारा हुआ है और भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भी 1-2 कंपनी आने की तैयारी में है। और उसकी जो इकोसिस्टम तैयार हो रही है उसमें उसकी एंसिलरी यूनिट भी बहुत आ रही है। उसके लिए पूरा रिजर्व जोन किया गया है और ये जब आ जाएगा तब एक साणंद सेमीकंडक्टर का बड़ा हब बन जाएगा। बिल्कुल, तो साणंद में ये 3 कंपनी है और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर धोलेरा में भी टाटा टेक्नोलॉजी अपना सबसे बड़ा प्लांट है, वो 1 लाख करोड़ के निवेश से बनाने जा रहा है। ऑलरेडी कई सारा इन्वेस्टमेंट वहां हो चुका है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुजरात अब सेमीकंडक्टर का हब बन रहा है।
केतन जोशी, साणंद। सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत मंथली स्टाइपेंड 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। नई स्कीम ज्यादा स्टाइपेंड और नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ 12 अप्रैल से लागू होगी। पूरी खबर बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी स्कीम पीएम इंटर्नशिप योजना में बड़ा बदलाव किया है ताकि इस स्कीम के साथ ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ सकें। दरअसल पहले इस स्कीम में जो स्टाइपेंड थी वो 6,000 रुपए मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं इस स्कीम में एंट्री की एज जो थी वो पहले 21 साल से लेकर 24 साल थी, जिसको बड़ा करके यानी कि उसे बढ़ाकर 18 साल से लेकर 25 साल तक कर दिया गया है। वहीं जो तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो थी कि इस स्कीम में जो भी ड्यूरेशन था, जो कार्यक्रम था, वो पहले 12 महीने का होता था, जिसे अब घटाकर 6 से 9 महीने कर दिया गया है। यानी कि इसकी वजह से ज्यादा युवा इस स्कीम से जुड़ सकेंगे। दरअसल सरकार ने जब इस स्कीम को पिछले साल बजट में अनाउंस किया था और 2024 के अक्टूबर में लॉन्च किया था, तब उम्मीद की जा रही थी कि बड़े पैमाने पर युवा इस स्कीम के साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस स्कीम को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लिहाजा सरकार ने अब इस स्कीम में बड़े बदलाव किए हैं और ये सभी बदलाव 12 अप्रैल से लागू होंगे। यानी अब पीएम इंटर्नशिप स्कीम की जो तीसरा चरण लागू होगा, तब इन नए बदलावों के साथ कैंडिडेट्स को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस चरण में करीब 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक यूथ इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।